ये थोड़ा सा सस्पिशियस है और मेरे ख्याल से बच्चे को हमें एक्सरे करना चाहिए। हमें लगता है कि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, लेकिन उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया वो। दूसरे दिन जब डॉक्टर आए और डॉक्टर ने देखा कि उसकी सांस चल रही थी, यानी उसके जो रिबकेज है उसके पास गड्ढा पड़ रहा था, तो मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि जो गड्ढा बन रहा है सांस खींचने की वजह से, दिस इज़ समथिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ दिनों पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि आप इस चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं कि आपके बच्चे ने कब बोलना सीखा, कब बात करना सीखा और उसमें क्या चेंजेस आए वक्त के साथ साथ। इस चीज़ को आप ज़रूर डिस्कस करें। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इस बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और ये बहुत ज़रूरी वीडियो है जिसका मैंने सोच के रखा था कि मैं थोड़े अरसे के बाद लाजमी अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूँगी। 2018 में मेरा बेटा पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी थी। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू नहीं था जो कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन बन जाए। उसको मेरे रूम में मेरे पास लेकर आई तो मैंने उसे फीड कराया। फीड कराने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई कि उसका सांस रुक रहा है, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, लेकिन उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया वो। दूसरे दिन जब डॉक्टर आए और डॉक्टर ने देखा कि उसकी सांस चल रही थी, यानी उसके जो रिबकेज है उसके पास गड्ढा पड़ रहा था, तो मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि जो गड्ढा बन रहा है सांस खींचने की वजह से, दिस इज़ समथिंग। ये थोड़ा सा सस्पिशियस है और मेरे ख्याल से बच्चे को हमें एक्सरे करना चाहिए। हमें लगता है कि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हम मेरे बच्चे को फौरी तौर पे एक्सरे करने के लिए लेकर गए और एक्सरे में पता लगा कि उसको सांस लेने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो उन्होंने उसको उस वक्त एडमिट कर लिया। तो मेरा बेटा शायद 4 या 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अब एडमिट रहा, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही थी, तो उन्होंने उसकी कम करते रहे। फिर माशाल्लाह से 5-6 दिन के बाद वो बिल्कुल कम्प्लीटली सही हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे उसका एक रेगुलर चेकअप लिख के दिया और उसको डिस्चार्ज कर दिया। जब वो डिस्चार्ज हुआ तो हम उसको घर लेकर आ गए। अब उसके बाद सब कुछ ठीक था, वो माशाल्लाह बिल्कुल अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा था। फिर चौथे महीने में जब मेरा बेटा लगा तो फिर से उसको कंजेशन का इशू होना शुरू हो गया। अब इत्तेफाक से उसी दिन थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई। तो मुझे उस वक्त वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि हमें इसको एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि कंजेशन हमें ज़्यादा लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। थोड़ी ही देर के बाद मैं अपने बेटे को बॉटल से फीडर दे रही थी, तो उसने थोड़ा सा सांस खींच कर लिया, उसको सांस लेने में इशू हो रहा था। तो हुआ क्या कि थोड़ी सी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसका सांस बिल्कुल रुक गया और वो लम्हा मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता सकती कि वो कितना डिस्टर्बिंग था मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मेरे हस्बैंड नहीं थे। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट था कि अपने बच्चे को अपनी आँखों के सामने उसको तकलीफ़ में देखना, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। मैंने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उस सक्शन पाइप के ज़रिए उसका सारा म्यूकस बाहर निकाला। तो 4 महीने की एज में वो फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ बिकॉज ऑफ कंजेशन। फिर उसके बाद एवरीथिंग वेंट ग्रेट, कोई मसला नहीं था। फिर माइलस्टोन्स उसके अचीव कर रहा था वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो थोड़ा बहुत जो बच्चे बोलते हैं, मम्बलिंग करते हैं, वो करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो, हालांकि वो आई कांटेक्ट देता था, मुझे देखकर मुस्कुराता था, लेकिन समवॉट मुझे ऐसा लगा कि ये नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो अब सबसे पहला रेड फ्लैग मुझे कहाँ दिखा, उसका बर्थडे था और सब केक काट रहे थे, तो मेरे दूसरे बच्चे और उसके ग्रैंड पेरेंट्स और दूसरे लोग सब क्लैप कर रहे हैं, केक कट रहा है, एंड ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड। वो वहाँ मोमेंट में था ही नहीं। उसको दूसरी लाइट्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। बलून्स आते हैं जो लाइट वाले, वो मेरे पापा उसके लिए लेकर आए थे, तो वो केक में इंटरेस्टेड नहीं था, वो ज़्यादा उस बलून में इंटरेस्टेड था। वो मुस्तकिल तौर पे उस बलून को देखे जा रहा था, उसमें जलने वाली लाइट्स को देखे जा रहा था और मुस्तकिल तौर पे स्टिमिंग कर रहा था। यहाँ पे मैं ये बात बताते चलूँ कि स्टिमिंग क्या होती है। जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं उनको पता है, लेकिन जिनके बच्चे नहीं हैं मैं उनको ये बताता हूँ। स्टिमिंग, बच्चे ऐसे अपने हाथों को एक मुख्तलिफ से मोशन में हिलाते हैं और अपने आप को, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं, क्योंकि
इन बच्चों को कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि लाइट से ज़्यादा सेंसिटिव मिल रही होती है, तो वो उसको अपने आप को रेगुलर करने के लिए या अपने आप को नॉर्मलाइज़ करने के लिए वो लोग अपने हाथों को इस तरीके से इस मोशन में हिलाते हैं, फिजिडिटी के मोशन में, या और उसको देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं और ऐसे स्टिमिंग करते हैं। तो वो मुस्तकिल कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगा कि ना वो केक को देख रहा है, ना वो केक कट करने में इंटरेस्टेड है, ना ही वो केक खाने में इंटरेस्टेड था, क्योंकि वो मीठा था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इन बच्चों को माउथ की सेंसिटिव होती है, ये बच्चे हर तरह का खाना नहीं खा सकते। तो अब अच्छा ऐसा होता था कि मैं जब बच्चा 1 साल का होता है तो आप अलग अलग से खाने उसको ट्राई करा रहे होते हैं, उसको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करा रहे होते हैं। बच्चों का प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है, आप कोशिश करते हैं कि उनको सॉलिड फूड पे ले आएँ प्रॉपर, और उनको चंक्स के फॉर्म में कुछ ना कुछ चिकन या कोई इस तरह का कुछ ना कुछ आप देना शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत लेस इंटरेस्टेड था। उसको अच्छा क्या लगता था, उसको लिक्विड इंटेक ज़्यादा अच्छा लगता था। मुस्तकिल वो मुझसे फीडर मांग रहा होता था कि मुझे दूध पीना है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि कई दफ़ा बच्चा नहीं मांग रहा होता है, या बच्चे नहीं बहुत सारे एक्सेप्ट करते इतना ईज़िली, तो मैं उसको इतना कैजुअल देख रही थी। फिर बीच में एक आध दफ़ा मैं पीडियाट्रिशियन के पास गई, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा मिल्क का दूसरा फार्मूला लिख के दिया और दूसरी मेडिसिन लिख के दी कि बच्चे का खुराक खुले और इस तरह से बच्चा बेहतर बच्चा दूसरी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैंने वो भी उसको दी, लेकिन वो उसका बिहेवियर जू का तू, वो हेल्दी का नाम ही नहीं ले रहा, वो किसी और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब इस बीच में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मेरे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट भी डिस्टर्ब हो रहा है। पहले वो आई कॉन्टैक्ट देता था, अब उसका आई कॉन्टैक्ट ख़त्म हो रहा है। अब नेम कॉलिंग पे तो उसका रिस्पॉन्ड था ही नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना भी ख़त्म कर दिया है उसने अपने ही मुँह में कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता था, लेकिन वो बिल्कुल ही इनऑडिबल थे। वो अल्फाज समझ में नहीं आते थे किसी के भी, ना मेरे ना उसके फादर के। हालांकि वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन प्रॉपरली उसको वो मुंह से नहीं निकाल सकता था। तो वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी परेशान रही। फिर जब 3 साल का मेरा बच्चा हुआ, तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई कि ये दूसरे बच्चों की तरह से इसका बिहेवियर नहीं है।